आज का टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन टर्म में, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा फोर्थ टर्म है जिसे हम स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। स्ट्रेंथ होती क्या है? तो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब क्या है, सिंपल सी बात है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ इक्वल टू सोल्यूट कितना लिया हमने ग्राम में, तो यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारे पास स्ट्रेंथ हुआ करती है। इसे अगर हम कई बार ऐसे करते हैं कि जो वॉल्यूम है हम वो ml में ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये 1000 हमारे पास क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ का सेकंड फॉर्मूला बना। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास बनेगा स्ट्रेंथ इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला। थर्ड हमारे पास जो बनेगा स्ट्रेंथ इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, मोलरिटी, जो आगे हम समझाएंगे अभी क्या होती है मोलरिटी, इनटू मोलर मास। ये हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो यहाँ हम आसानी से ये भी कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ। हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन जिसे कहते हैं ppm। जब कभी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमारे पास वेरी लेस क्वांटिटी में हुआ करता है, कह सकते हैं ट्रेस क्वांटिटी में हुआ करता है, तब हम इसे ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 10 to the power 6 पार्ट बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ppm इक्वल टू आपके पास हुआ ppm मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि क्वांटिटी वेरी लेस है तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोलवेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स by mass of solvent into 10 to the power 6। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं किसी पर 15 ppm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कहीं लिखा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। अगर जनरली हम एक और एग्जांपल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन वाटर, SO2 प्रेजेंट इन एयर, Cl2 गैस डिजोल्व इन वाटर। तो जब माइन्यूट अमाउंट में सोल्यूट हुआ करता है, तो हम ये क्वांटिटी जो मेजर करते हैं ppm में मेजर करते हैं। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ये 5th पार्ट था हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मोल फ्रैक्शन। हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन ऑफ मोल, सिंपल सी बात, ये बात से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। फ्रैक्शन ऑफ मोल, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to sum of moles of all component of the sum of the
मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। वी कैन से दैट, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर सोल्यूट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि WB वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, NB निकालने के लिए क्या करेंगे आप, WB अपॉन MB। NB क्या है आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट, WB क्या है वेट ऑफ सोल्यूट, MB क्या है आपके पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, अगर ये सोलवेंट है मेरे पास और सोलवेंट को मैं कंपोनेंट A मान रहा हूं तो WA आ जाएगा यहाँ पर, जिसे आप बोलेंगे यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट, MA आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। यहां से Na कैलकुलेट किया जा सकता है, तो Na कैसे करेंगे आप, WA अपॉन MA से, यहां पर मोल्स ऑफ कंपोनेंट A यानी कि सोलवेंट के मोल्स आपने यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप सोल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं, यहां से आप सोलवेंट के मोल्स निकाल सकते हैं, और आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, जाई A इक्वल टू हुआ आपके पास Na अपॉन Na प्लस NB, और Na कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, WA अपॉन MA से, और NB कैसे किया जा सकता है आपके पास में WB अपॉन MB से। तो मोल फ्रैक्शन क्या, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मोल्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स नहीं है जाई ए, तो जाई ए Na अपॉन टोटल क्या हुआ Na प्लस NB। भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या है, टोटल मोल क्या है, सोल्यूट के मोल्स और सोलवेंट के मोल्स। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, ये क्या निकल के आ गया, मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब हम इसी तरीके से अगर चाहें तो हम जाई भी निकाल सकते हैं। जाई भी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, NB अपॉन Na प्लस NB। यहां से आप जाई भी निकाल सकते हैं, पर जब बाइनरी सॉल्यूशन होता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, अगर बाइनरी है तो 2 कंपोनेंट, टर्नरी है तो 3 कंपोनेंट, और क्वार्टनरी है तो 4 कंपोनेंट इन द, तो इन सब का सम जो होता है वो ऑलवेज यूनिटी होता है और 1 होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, x जो आप जाई A प्लस जाई B इक्वल टू 1, अगर कंपोनेंट 2 है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, और जाई A जाई B जाई C अगर टर्नरी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपके पास तब भी यूनिटी होगा। ऐसे ही क्वांटनरी सॉल्यूशन होगा तब भी आपके पास में यहाँ पर इन सबका सम जो होगा, सम ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी और 1 हुआ करता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन हुआ। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 इन आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी परसेंट की बात आए, जब भी परसेंट की बात आए तो क्या है, सॉल्यूशन का जो वेट है उसे हम यहाँ पर 100 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम। कितना मान लिया, 100 ग्राम। और आप जानते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। अब सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है और सोल्यूट है 30%, यानी कि इसका 30% यानी कि 30 ग्राम सोल्यूट है। और सोल्यूट क्या है,
सोल्यूट है बेंजीन C6H6। और जो आपके पास जब ये 30 ग्राम हो गया आपके पास में, तो आपके पास यहाँ पर सोलवेंट की क्वांटिटी को निकाला जा सकता है। तो सोलवेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। तो यानी कि 70 ग्राम क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास में सोलवेंट, ये हो गया आपके पास में क्या, सोलवेंट। अब सोलवेंट आपके पास 100 है और 70 ग्राम है, तो सिंपल सी बात, ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास कितना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास है 70 ग्राम। क्या है आपके पास, 70 ग्राम। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब पहले, उससे पहले तो इसको मान लेते हैं आप WB कितना आपके पास 30 ग्राम, और ये हो गया आपके पास MB कितना C6H6, तो आपको निकालना पड़ेगा 6 × 12 + 6 × 1 यानी कि आपके पास 6 ये जोड़िए 78, कितना हो गया आपके पास 78। मोलर मास कितना हो गया 78 ग्राम पर मोल, कितना हो गया ये 78 ग्राम पर मोल। और ये आपके पास में क्या हो गया आपके पास WA, यहाँ से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है WA आपके पास 70 ग्राम, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा MA, फॉर्मूले से पता चल जाएगा 12 + 35.5 × 4 तो आपके पास टोटल कितना हो गया 154, कितना आ गया आपके पास में 154 ग्राम पर मोल, क्या हो गया ग्राम पर मोल। तो यहां से Na कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे भाई, WA/MA से, और वो WA कितना आपके पास 70 और ये कितना 154, इसको आप कैलकुलेट करिए। और यहाँ पर आपके पास NB निकाला जा सकता है, कितना रहेगा NB आपके पास, NB इक्वल टू हो गया आपके पास में 30/78, इसे भी कैलकुलेट करिए। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू पाएंगे 0.3885, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 0.45। ये मोस आ गई। अब आपको क्या निकालना है, जाई A इक्वल टू आपके पास कैसे निकल जाएगा भाई, 0.45/0.385 + 0.45, इसे आप जोड़िए टोटल करके और आप निकालिए वैल्यू। आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है 0.458, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब जाई भी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, 1 - जाई A, सिंपल सी बात, यहाँ ले आते हैं इसको, तो आपके पास में जाई B इक्वल टू आपके पास हुआ 1 - 0.458। इसको आप वैल्यू निकालिए 0.543 समथिंग, ये आपके पास में जाई B की आपके पास वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स है, इसको आप फटाफट जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आपको मैं एक और न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इसी मोल फ्रैक्शन के ऊपर, जिसकी कुछ कैलकुलेशन आप मेरे साथ करिएगा और कुछ मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, आप नोट करिएगा C2H6O2। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन containing 20% of इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है। अब आपके पास में यहाँ पर कोई परसेंट में दिया है, तो सिंपल सी बात भाई, सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम मान लो। सॉल्यूशन कितना मान लिया 100। अब आपके पास में क्या है, सोल्यूट, और आपके पास में क्या है, सोलवेंट। सोल्यूट आपके पास है इथाइलिन
ग्लाइकोल ये आपके पास में सोल्यूट है ग्लाइकोल, और ये वाटर, ये आपके पास में क्या वाटर क्या है सोलवेंट है। तो वहीं पर सिंपल सी उसी तरीके से आ जाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल को आप सोल्यूट मान रहे हैं क्योंकि लेस क्वांटिटी में है और ये लार्जर अमाउंट में है, तो ये सोलवेंट आपके पास हुआ। तो WB आपके पास कितना हो गया, WB आपके पास 20 ग्राम। और यहाँ से आप MB निकाल सकते हैं। MB इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया, C2H6O2। C2H6O2 तो मोलर मास यहाँ पे निकालिए 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, ये आपके आ गया 24 + 6 + 32, तो ये आपके आ गया 32, यानी कि 72 हो गया आपके पास में, नहीं 62 हो गया आपके पास में। कितना हो गया आपके पास में 62, ये 30 और ये आपके पास 62 ग्राम पर मोल ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, NB = WB / MB, सिंपल 20/62, इसको आप डिवाइड करके वैल्यू को फाइंड आउट करिए, जो आएगी 0.322। ठीक वैसे ही अब आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में WA आपके पास है 80 ग्राम और MA आपके पास में वाटर है। वाटर का मतलब हुआ आपके पास 2 + 16 यानी कि 18। आप NA निकाल सकते हैं यहाँ पर 80/18, आप वैल्यू को फाइंड करिए 4.4 कितना, हाँ 4.4 में बड़ा कॉमन सा है। अब आप Xi B निकालिए, Xi B = आपके पास NB/NA + NB आपके पास कितना आया, यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है 0.322 और NA आपके पास 4.44 + 0.322, इसको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके आप फाइनल आंसर निकालिए, जो हमारे पास आ रहा है 0.68। कितना आ रहा है 0.68। अब Xi A = आपको क्या करना पड़ेगा 1 - Xi B, यानी कि सिंपल सी बात Xi A = 1 - 0.68, यानी कि आपके पास कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करिए आप कितना आ रहा है 0.0, इसे फाइंड आउट करिए सही से, ये 0.068 आएगा। तो यहाँ पर 0.068 और फाइंड आउट करके वैल्यू फटाफट निकालिए, कितना आ रहा है 0.932, यस 0.932। ये X जो Xi A है उसकी वैल्यू आपके पास में निकल गई। इसे XA नहीं बोलते हैं, इसे Xi A Xi B बोला करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था। तो ये आज की वीडियो में हम इतना ही आपको करा रहे हैं, इसको आपने देखा अच्छे से, मोल फ्रैक्शन को समझो, इसको करिए आप अच्छे से। तो आज का हमारा 7th बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसका हम सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोलरिटी। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है मोलरिटी। तो सिंपल सी बात है, ये तो हम पहले से जानते हैं, 9th क्लास से ये इंट्रोड्यूस हो जाता है कि मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो मोलरिटी को M से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके मोल्स आपको पहले पता है, ये सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मोलरिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात आपके पास बन गई। अब NB तो आप पहले से जानते हैं क्या होता है भाई, NB = होता है WB/MB, जहां पर आपके पास WB क्या है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। MB आपके पास में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपके पास में
ऐसे यहाँ पर NB कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम सिंपल सी एक लॉजिकल बात करें कि जो NB ये वैल्यू हम इससे पुट करते हैं इसमें, तो मोलरिटी इक्वल टू हो गई आपके पास WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। ये आपके पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला आपके पास बन गया है। अब सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है ना वो ml में होता है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V अपॉन 1000। इसको ml को हम लीटर में कर लेंगे तो 1000 हमारे पास ऊपर पहुंच जाया करता है। सो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा कि मोलरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 और MB इंटू V इन ml, यानी कि आपके पास में MB इंटू V, आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। अब ये तो पता है आपको मोलरिटी होता है, WB क्या है आपके पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट होता है, MB क्या होता है आपके पास मोलर मास होता है, V आपके पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का एक डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है। डाइल्यूशन फॉर्मूला का मतलब मेरे पास एक बीकर है और ये बीकर में एक M1 कंसंट्रेशन का मेरे पास कोई मोलर सॉल्यूशन है M1, जिसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी कितनी है M1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सेम सॉल्यूशन बस कंसंट्रेशन अलग है, सोल्यूट दोनों में सेम है यहाँ पर, और उसकी जो मोलरिटी है वो M2 है, वॉल्यूम उसका V2 है। यानी कि दोनों की मोलरिटी अलग अलग है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, इन दोनों को मर्ज कर दिया एक अलग बीकर में और उस बीकर के अंदर दोनों को वॉल्यूम को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसको भी और इस वाले को भी आपके पास डाल दिया। एक थर्ड सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, और इस थर्ड सॉल्यूशन की मोलरिटी M3 है। इस थर्ड सॉल्यूशन की मोलरिटी M3 है, और जो M3 जो आपके पास वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 आपके पास हो गया, ये V3 आपके पास हो गया। भाई दोनों कंसंट्रेशन को आप मिक्स करोगे तो एक नई कंसंट्रेशन का आपके पास में यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप सिंपल सी बात, रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, अगर आप M3 निकालना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। जो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन जाता है कि M3 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपके पास में M3 कैलकुलेट इस तरीके से की जा सकती है। यानी कि इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है, इफ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एड देन मोलरिटी M2 द फाइनल सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें आप मोर सॉल्वेंट एडिड करते हो, मोर सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन है आपके पास में, आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया आपके पास, तो जब सॉल्यूशन आपने ऐड कर दिया तो नई मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन बनेगा M2। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये आपके पास में डाइल्यूशन फॉर्मूला हुआ आपके पास में। अब मोलरिटी चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, कह सकते हैं कि मोलरिटी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर। इसलिए मोलरिटी क्या होती है, वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाया करती है। अब कैसे, हम कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं आपको, इस बात को जरा ध्यान से आप समझिए। भाई मोलरिटी क्या होता है, सिंपल सी बात हमने अभी आपको बताई कि मोलरिटी इक्वल टू होती है NB अपॉन V इन लीटर। ये आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ, तो सिंपल सी बात है। और वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये वॉल्यूम होता है। भाई तो सिंपल सी बात है,
अगर आपके पास में मोलरिटी भी यही हुई कि 1/v, यानी कि 1/v, तो मोलरिटी क्या हुई आपके पास 1/T। अब सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी घटेगी। क्लियर है ये बात, टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है मोलरिटी के टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप सिंपल सी बात बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और क्यों होती है? क्योंकि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट चीज़ है, इस वजह से ऐसा होता है। अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर कहीं पर मोलर सॉल्यूशन लिखा है, मोलर सॉल्यूशन, कहीं पर ये मोलर सॉल्यूशन वर्ड ऐसे कहीं मेंशन किया है, तो इसका सिंपल सी बात है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 है वो मोलर सॉल्यूशन आपके पास हो गया। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिकल, 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई आपके पास में, ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पर सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखा है, सेमी मोलर सॉल्यूशन कहीं पे लिखा है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.5 है, जिसकी मोलरिटी 0.5 है, तो 0.5 मोल, सिंपल सी बात है, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर कहीं डेसी मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 या 1/10 हो, 1/10 हो, इसका मतलब सिंपल सा ही बात हो गया। इसका मतलब सिंपल सी लॉजिकल बात, 0.1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पर सेंटीमोलर सॉल्यूशन मेंशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.01 या 1/100 मोलर या मोल पर लीटर है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.01 मोल सोल्यूट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर कहीं पर, अगर यहाँ कहीं पर 1 मिली मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है, 1/1000, सिंपल सी बात, 0.001 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मेंशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनका यूज़ हमने करना है। आप नोट डाउन करो, ये बात निकालो। एक न्यूमेरिकल से हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और ये बात हम निकालने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी बात को फिनिश करेंगे और एक न्यूमेरिकल्स के बाद ये हमारा मोलरिटी वाला टर्म हमारा फिनिश हो जाएगा कि मोलरिटी का मतलब हम यहाँ पर कैसे मेंशन कर रहे हैं। कैलकुलेट मोलर, हाँ ये मैं एक बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट 2.3 की। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए हमारे पास वैल्यू है, क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का ट्वाइस, यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला इंटू 6H2O,
इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। ये मेरे पास ए पार्ट है। सेकेंड पार्ट मेरे पास है 30 ml ऑफ बी पार्ट, 30 ml ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन दिया H2SO4 diluted to form 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। ये मेरे पास आपके पास है। अगर आपके पास यहाँ बात करें एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है 2.3, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम 12th में इसको अक्सर किया करते हैं। तो मोलर मास और 11th में भी किसी रिफ्रेशन में मौजूद है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमें पहले बात कर लें मोलर मास, एक को हम सोल्व करने जा रहे हैं। मोलर मास हमें निकालना है और ये हमें ब्रैकेट में कोबाल्ट का मोलर मास दिया 58.7। तो हम पहले मोलर मास निकालेंगे जी। मोलर मास किसका भाई? कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O, ये आपके पास है। तो कोबाल्ट का तो आप पहले से यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन है 58.7 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 18। देखो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने नाइट्रोजन को 14 मान लिया, वो 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को बाहर यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये ऐसे करके। तो हमारे पास हो गया 58.7 प्लस सबको ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 14 प्लस 48 प्लस 6 इंटू 18 करेंगे आप यहाँ पर इंटू 6। तो आपके पास जो वैल्यू आनी है यहाँ पर वो आएगा 310.7। ये आपके पास में मोलर मास आया कोबाल्ट नाइट्रेट का। अब आप मोलरिटी निकाल रहे हैं। मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर में। भाई NB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ NB निकाल लीजिएगा। NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। WB आपके पास में कितना 30, MB कितना है 310.7। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो आप कैलकुलेट करो, चाहे सीधे इसमें रख लो। यहाँ पे आपके पास आया 30 अपॉन 310.7 और वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी आएगी आपके पास 0.22, यहाँ पर 0.22 मोल पर लीटर। ये आपके पास आई। ये आपके पास ए पार्ट है। उसके बाद आपके पास बी पार्ट आपके पास आता है। यहाँ पर बी पार्ट को भी मैं करता हूँ उसको। बी पार्ट अपने पास क्या है कि 30 ml, यहाँ पर आपके पास 30 ml है, तो यानी कि V1 आपके पास 30 ml दे दिया है जी। मोलरिटी MO1 आपके पास दे रखी है पहले से 0.5 यहाँ पर और V2 आपके पास दे रखा 500 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया और M2 आपको निकालना है। तो मैं आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला बता चुका हूँ। MO1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो आपके पास सिंपल सी बात 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 कैलकुलेट करना है। V2 आपके पास 500 है, तो M2 आपके पास हुआ 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो इसे कैलकुलेट करके यहाँ आप मोलरिटी निकाल सकते हैं 0.03 मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी रहा। मोलरिटी आप पहले से आप अच्छी तरीके से समझ गए। NB अपॉन V इन लीटर, ये मोलरिटी हुआ। तो इसकी यूनिट क्या मानी जाएगी जी? यूनिट होगी मोल। तो इसकी तो मोल होती है, इसकी लीटर होती है। तो आपके पास हो गया मोल पर लीटर। ये आपकी मोलरिटी की यूनिट हो गई।
तो अभी ये कंसेप्ट आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आई होप आपको पूरी तरीके से वीडियोस पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। मोलरिटी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं भी आगे प्रैक्टिस मोलरिटी की या मोल फ्रैक्शन की आगे भी मैं उसमें आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। थैंक यू।